नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 महिलाओं को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, जो सरकार के मजबूत और सफल आर्थिक सिद्धांतों तथा सुधारों को दर्शाती है। मणिपुर में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम धोर्डो में महिला संतों के योगदान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन में मानवीय संकट का मुद्दा उठाया, अविलंब संघर्ष विराम और समस्या के समाधान के लिए संवाद तथा कूटनीतिक मार्ग पर वापस लौटने की अपील की। और न्यूजीलैंड के माउंट मांगानुई में महिला विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश की 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव का प्रश्न था, मालाबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण प्रतिरोध दर्शाने वाली विशेष पुलिस हड़ताल किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर है वर्ष 1946 में। मालाबार पुलिस अधिक वेतन की मांग करते हुए हड़ताल पर गई थी। विद्रोह रोकने के लिए सेना बुलाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के समग्र प्रतिरोध का स्पष्ट संकेत था। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के सिकारा कला गांव के ऋषभ पाठक। मेरा नाम ऋषभ पाठक है। मैं गांव सिकरा कला, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं बीएससी सेकेंड वर्ष का छात्र हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आकाशवाणी के क्विज का विनर हूं। इसके लिए मैं आकाशवाणी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आकाशवाणी समाचार पिछले 5 सालों से रोज सुनता हूं, क्योंकि इससे मुझे सामान्य ज्ञान की काफी जानकारी मिलती है, जो ज्ञानवर्धक व जीवन को प्रेरित करने वाली होती है। मैं उत्तर प्रदेश की झांसी की रानी बेगम हजरत महल की भी याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देश की आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 60वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है, उस स्वाधीनता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम शिक्षा लागू किए जाने के विरोध में 12 वर्ष की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया था और बाद में आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में बालिका हिंदी पाठशाला की शुरुआत की थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ये महिलाओं की समानता के लिए प्रयास तेज करने का भी आह्वान करता है। इस वर्ष महिला दिवस की थीम है #ब्रेक द बायस, यानी पूर्वाग्रह तोड़ें।
कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन एक महिला सफल तब होती है जब पूरा समाज उसके साथ होता है। हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कामयाबी की नई इबारत लिखी। कई शायरों ने महिलाओं के महत्व को समझाया। मुनीर नियाजी कहते हैं, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास रौनकें जितनी यहाँ हैं, औरतों के दम से हैं। मुझसे चले ये जहान, मुझसे है तेरी ये शान, सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और वंचित लोगों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में उनकी भूमिका के लिए 29 प्रतिष्ठित महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। अनीता गुप्ता एक सामाजिक उपक्रमी हैं। उन्होंने पानी के उपयोग और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। सभी ने करतल ध्वनि के साथ हर्ष और खुशी को व्यक्त किया है। अनीता गुप्ता पुरस्कार प्राप्त करते हुए नारी शक्ति पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से। आरती राणा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आरती राणा, her work has resulted in increasing income of underprivileged tribal weaver women. और डॉक्टर इला लोध का नाम पुकारा गया है। उनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इला ने वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक त्रिपुरा स्वास्थ्य सेवा के प्रशासनिक निदेशक के रूप में कार्य किया था। Tara Rangaswamy from Chennai, Tamil Nadu. She is being awarded for her innovative and relentless efforts to create awareness and cure mental orders. She is a co-founder and vice chairperson of Schizophrenia Research Foundation, shortly known as SCARF, in Chennai. महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल प्रतिष्ठित महिलाओं, संगठनों और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं। इनमें शामिल हैं मध्य प्रदेश की जनजातीय बैगा चित्रकार जोधाइया बाई बैगा, उत्तर प्रदेश की हथकरघा बुनकर और शिक्षक आरती राणा, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित महाराष्ट्र की कथक नृत्यांगना सायली नंद किशोर अगवाने और दृष्टिबाधितों के लिए कार्य कर रही केरल की समाज सेवी टिफेनी ब्रार। वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में भाषा विज्ञान, उद्यमशीलता, कृषि, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य, दिव्यांगजन अधिकार आदि क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं। इनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश की उद्यमी तागे रीता ताखे, छत्तीसगढ़ की समाज सेवी मधुलिका रामटेक, गुजरात की लेखिका और शिक्षा शास्त्री निरंजना बेन कालार्थी, पश्चिम बंगाल की गणितज्ञ नीना गुप्ता और देवदासी प्रथा उन्मूलन के लिए कार्य कर रही कर्नाटक की समाज सेवी शोभा गस्ती। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान दे रही हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने तथा उनके सपनों और आकांक्षाओं को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हों। श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में महिलाओं के साथ हर प्रकार का भेदभाव समाप्त करने और पूरी दुनिया में स्त्री पुरुष समानता का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को नमन किया है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सबको शुभकामनाएं। और ये भी गौरव की बात है कि हम आज जब बजट के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, भारत जैसे विशाल देश की वित्त मंत्री भी एक महिला है जिसने इस बार देश को बड़ा प्रगतिशील बजट दिया है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित रखेगी। श्री मोदी ने कहा कि आज शाम 6 बजे वे समाज के लिए महिला संतों के योगदान पर कच्छ के धोरडो में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम संस्कृति के विभिन्न पक्षों और केंद्र के विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर होगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उन सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं जो निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं। एक ट्वीट संदेश में श्रीमती ईरानी ने कहा कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के नेतृत्व में विकास करने का अवसर है। नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्रीमती ईरानी ने कहा कि महिला पुलिसकर्मी दूसरी महिलाओं की रक्षा करने में अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा समर्पित रहती हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो वे इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करती। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। आज का संस्कृति संदेश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधारित है। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध करने वाली महिलाओं ने कला और संस्कृति के मैदान में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन की। डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना, लेखिका, म्यूजिक कंपोजर, गुरु और कोरियोग्राफर के रूप में जाना जाता है। मैं एक स्काइप इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती हूँ। स्काइप इंस्टीट्यूशन में मैं बैठे रहूं, मैं ट्रैवल नहीं करूं। यहाँ बैठ करके मैं सिखाना चाहती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हमारा शास्त्रीय हिंदुस्तान का जितने कला है। सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी मानती हैं कि आकाशवाणी प्रतिभाशील नवोदित कलाकारों को सदैव से प्रोत्साहित करता रहा है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वारे, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। वो बताते देश कैसा है। एक द्वार घेर रामा हिम कोतवाल वारे। आज के इस दौर में जब लोग लोक संगीत से दूर जा रहे हैं, ऐसे में मालिनी अवस्थी भोजपुरी और पूर्वांचल के लोक संगीत को नए आयाम दे रही हैं। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी गरिमामय माना गया है। आइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम शपथ लें कि हम नारी की गरिमा, विशिष्टता और महत्व को मन से स्वीकार करेंगे और उसे वह सम्मान देंगे जिसकी वह वास्तविक अधिकारिणी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, पीएमएफबीवाई दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार के आर्थिक फैसलों और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने इस बजट में उच्च विकास की गति को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।
विकास और महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र ने विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके और बुनियादी निवेश पर कर को कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थानों का निर्माण कर वित्तीय और आर्थिक विकास में तेजी लाने की कोशिश की है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके, NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता अब अगले स्तर पर पहुंच रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूह, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उत्पादक संगठन और सामान्य सेवा केंद्रों को मजबूत करने जैसे कई कदम उठा रही है। मणिपुर में 5 विधानसभा क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच पुनर्मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र हैं वांगजिंग तेंथा, उखरूल, चेन्नई, कारोन और तदोबी। इन विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम चरण में पिछले शनिवार को मतदान हुआ था। इन मतदान केंद्रों पर मतदान के दिन असामाजिक तत्वों द्वारा ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई थी। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन 7 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू हुआ है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। मतदान पूर्व सर्वेक्षणों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की गई है। कल शाम निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित एग्जिट पोल्स में भाजपा के 200 से अधिक सीटों पर जीतने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पंजाब में मतदान पूर्व सर्वेक्षण में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को 51 से 100 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 10 से 28 सीटें, अकाली दल को 6 से 26 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 5 से 13 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मतदान पूर्व सर्वेक्षण में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच करीबी लड़ाई दिखाई दे रही है। सर्वेक्षणों के मुताबिक भाजपा को 26 से 43 सीटें, कांग्रेस को 24 से 38 सीटें मिलती बताई जा रही हैं। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों में कांग्रेस को बहुमत मिलने का भी अनुमान लगाया गया है। गोवा में सर्वेक्षणों के मुताबिक खंडित जनादेश आने जा रहा है। मणिपुर में ज्यादातर सर्वेक्षण भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी की संभावना बता रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। जनादेश 2022 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की विशेष कवरेज आकाशवाणी के साथ 10 मार्च 2022 को विशेष कार्यक्रम। ताजा रुझान और परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण शाम 7:20 से रात 8 बजे तक। चुनावी राज्यों पर विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:15 बजे से रात 10 बजे तक। आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी विशेष कार्यक्रम। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 महिलाओं को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, जो सरकार के मजबूत और सफल आर्थिक सिद्धांतों तथा सुधारों को दर्शाती है। मणिपुर में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम धोर्डो में महिला संतों के योगदान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन में मानवीय संकट का मुद्दा उठाया, अविलंब संघर्ष विराम और समस्या के समाधान के लिए संवाद तथा राजनयिक मार्ग पर वापस लौटने की अपील की। और न्यूजीलैंड के माउंट मांगानुई में महिला विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी बिस्वनाथ दास को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत तुम्हारी रक्षा लगी सदा प्रहरिया में जागृत। बिस्वनाथ दास 1921 से 1930 तक मद्रास प्रांत की विधान परिषद के सदस्य रहे और 1931 में त्याग पत्र देकर नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। उन्होंने ओडिया भाषी लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1937 से 1939 के दौरान ब्रिटिश शासन के ओडिशा प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपील पर 4 नवंबर 1939 को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। In Great Britain, it has been recognized in statutes. Parliament derives its power from the people of Britain, and Parliament was exercising the power of paramountcy. That being the position, I do not see any reason how the state rulers and their representatives could object to these expressions. Vishwanath Das addressing Constituent Assembly on 18th December 1946. There is no reason for anyone to think that India would think of any other sovereign state than a republic. And a republic does not mean wiping off the states. I think that's a apprehension that is unfounded. स्वतंत्रता के उपरांत बिस्वनाथ 1950 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1962 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए और बाद में 1971 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। ओडिशा के पुनरुत्थान में अमिट योगदान देने वाले बिस्वनाथ का 2 जून 1984 को निधन हो गया। महान भारतीय को नमन। हंस दे पार चले जान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो। आज हम स्वाधीनता सेनानी और स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। पेशे से मेडिकल डॉक्टर गोपी चंद का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। वे 1919 में जलियांवाला बाग के नरसंहार से व्यथित होकर राजनीति में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद गोपी चंद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया तथा 1921 से 1942 के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने कांग्रेस संगठन में कई पद संभाले। 1946 में वे पंजाब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल के आग्रह पर उन्होंने पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। वे 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे गांधी मेमोरियल फंड के प्रथम अध्यक्ष भी थे। 26 दिसंबर 1966 को गोपी चंद का निधन हो गया। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी को नमन। आज हम शहीद बसंत लाल रावल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1942 में अहमदाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ब्रिटिश शासन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में बसंत लाल शहीद हो गए। भारत के महान सपूत को हमारा नमन। हम दिल्ली के निवासी स्वाधीनता सेनानी वजूद अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट कमांडर की हत्या और राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सेना ने वजूद अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 8 मार्च 1858 को फांसी दे दी गई। शहीद वजूद अली को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। ये आकाशवाणी है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बैठक में कहा कि इस मानवीय संकट के तत्काल समाधान तथा यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों की सुरक्षित और निर्बाध वापसी की जरूरत है। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी और यूक्रेन नेतृत्व से फिर से बातचीत की है और तत्काल संघर्ष विराम की भारत की अपील दोहराई है। प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों से बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढने को कहा है। देश में अब तक 179 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.68% हो गई है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 190 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 35वें ओवर में 3 विकेट पर 193 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क के जरिए विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 के मैचों का हिंदी और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल प्रसारित कर रहा है। इसे सभी प्राइमरी चैनल एफएम रेनबो, डीआरएम और डीटीएच पर प्रसारित किया जा रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। और बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव केस का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वाधीनता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम शिक्षा लागू किए जाने के विरोध में 12 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और बाद में आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में बालिका हिंदी पाठशाला की शुरुआत की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 29 महिलाओं को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, जो सरकार के मजबूत और सफल आर्थिक सिद्धांतों तथा सुधारों को दर्शाती है। मणिपुर में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम धोर्डो में महिला संतों के योगदान पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन में मानवीय संकट का मुद्दा उठाया, अविलंब संघर्ष विराम और समस्या के समाधान के लिए संवाद तथा कूटनीतिक मार्ग पर वापस लौटने की अपील की। और न्यूजीलैंड के माउंट मांगानुई में महिला विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।